नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर आप बद्दी दून विधानसभा क्षेत्र से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आपका बर्थ प्लेस ही है, आपकी एजुकेशन इधर हुई है। सर आपको पॉलिटिक्स में आने की मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आप लोगों के भलाई के लिए काम करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें? मेरे पिताजी जो है थे वो पुलिस से रिटायर थे, हाँ जी। सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे। उन्होंने फिर ट्रक यूनियन में अपनी गाड़ियां डाली। ये बात है 81 की। हाँ जी। 81 के बाद फादर साहब ट्रक यूनियन में रहे, फिर वो ट्रक यूनियन के प्रधान बन गए 89 में। उसके बाद उन्होंने सेवा की, लोगों की सेवा की, लोगों का काम किए। उसके बाद मैं भी पहले कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन, मैंने यहाँ से, मेरा बर्थ प्लेस है यहाँ से। फिर मैंने गुल्लरवाड़ा स्कूल से मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं नालागढ़ कॉलेज में चला गया। नालागढ़ कॉलेज में मैं पहले जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना। उसके बाद फिर मैं ट्रांसपोर्ट की लाइन में पिताजी के साथ आ गया। तो ट्रांसपोर्ट में जब मैंने पिताजी को देखा लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के काम करते हुए, तो उनसे प्रभावित होके फिर मैं 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। और जिला परिषद के चुनाव लड़ने के बाद फिर मैं हिमाचल की राजनीति में आया। तो सर आपको कॉलेज से हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, बिकॉज कॉलेज में भी एक लीडरशिप होती है, जैसा कि अभी आपने कहा आप वहाँ के प्रेसिडेंट बनी। तो सर एक आपकी एक लीडरशिप स्किल देखी हमने, और हमने एक और चीज़ देखी कि बद्दी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से एरिया चलता है। तो आपने अपने एक लीडरशिप स्किल को, और जैसे आपने पास से देखा है चीज़ें, जैसे आप ट्रांसपोर्ट यूनियन में काम किया आपने, एग्रीकल्चर में भी आपका रहा है, बिजनेसेस वगैरह, तो आपको इस चीज़ ने पास से कैसे हेल्प की लोगों की प्रॉब्लम समझने में? बिकॉज आप भी उसी चीज़ में रहे हैं, अभी लोगों की कॉमन समस्या भी वही है। समस्याएं समझने में ऐसा हुआ कि मैं जब वैसे तो मैं 90 से, जब मैं कॉलेज से निकला था, उसके बाद मैं राजनीति में चला गया था। और यहाँ से जो लज्जाराम जी विधायक बने थे पहले जी। 1990 में, उनको जिताने में मेरे पिताजी का और हमारे परिवार का, हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लगातार हम उनके सपोर्ट में रहे हैं। 1990 में भी, 93 में चुनाव हुआ, 98 में हुआ, 2003 में हुआ, 2007 में हुआ। 2012 में जब चुनाव आया तो 2010 में मैं, हम लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों का काम कर रहे थे, लोगों को समस्याओं का पता लग रहा था। तो लज्जाराम जी ने हमारे को, ये मेरे पिताजी को बोला था कि मेरे को 2012 का जो चुनाव आएगा, आपका बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेगा, आप उसको, हम उसकी टिकट दिलवाने में मदद करेंगे। लेकिन लज्जाराम जी उस समय जब चुनाव की बारी आई तो वो थोड़ा सा उसमें पुत्र मोह में फंस गए। तो उन्होंने, जो हमारे मौजूदा विधायक राम कुमार जी, उनके लिए उन्होंने टिकट की मांग की। लोगों की समस्याओं को मैं शुरू से ही जानता था। तो 2012 में फिर हम अलग अलग रास्ते हो गए हमारे। लज्जाराम जी कांग्रेस के, उनका बेटा कांग्रेस से चुनाव लड़ा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन मैं वो चुनाव लूज कर गया। लेकिन उसके बाद मैं जनता के टच में रहा, 2012 से लगातार लोगों के बीच में रहा, लोगों के दुख सुख में रहा, घर घर में जाके लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की, दुख सुख में जानने की कोशिश की। तो वहां से जाके फिर मैं लोगों का पता लगते 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 फिर मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी, 5 दिसंबर 2016 को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। सर ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। इस बात से जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, मैंने आपके पोर्टफोलियो में देखा कि आपके ऊपर एक भी क्रिमिनल केसेस नहीं थे। बिकॉज सर अभी हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में जो भी एंटर करता है उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, करप्शन के, इलीगल बिजनेस के, फिर बहुत सारे एक्सटॉर्शन चार्जेस, बट आपका एक क्लीन इमेज है। तो आपने अपने आप को इतने सालों से इतनी ईमानदारी से कैसे रखा है? ये मेरे पिताजी का वरदान समझ लो या पिताजी की देन समझ लो। मेरे पिताजी का जब आखिरी समय आया 7 फरवरी 2015 को, फोर्टिस एडमिट में, हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि बेटा तू राजनीति में तो आ गया, लेकिन दो बातें ध्यान रखना। कि एक तो किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा सोचना भी नहीं। दूसरी, उन्होंने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात की जी कि मेरे, आज तक के मेरे जीवन में मैंने कोई भी किसी के साथ भी कोई भ्रष्टाचार, किसी का चाय का पानी का कप तक नहीं पिया। इसलिए मेरा, उन्होंने कहा था, मेरा आपसे प्रार्थना है
कि आप भी मेरे नाम को बदनाम मत कर देना। मेरा नाम मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। कोई ऐसा काम मत कर देना, चोरी, ठगी, लूट, घसूट, गुंडागर्दी, ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मेरे उसका बदनाम हो, मेरे पिताजी का नाम बदनाम हो। उनसे ही हमने शिक्षा लेके तो मैंने इस रास्ते पे चला हूं कि मैं अपने पिताजी के नाम को बदनाम ना करूं। और मैंने आज तक भी ईमानदारी के लिए ही काम किया है, गरीबों के लिए ही काम किया है। मैंने जो कमाया है, मैंने कुछ नहीं कमाया। लोग यहाँ पैसे के धन बल पे चुनाव जीतने की बात करते हैं, लेकिन मैंने जो चुनाव आज तक जीते हैं जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से ही जीता है और लोगों के लिए काम किया है। आज कोई भी आदमी, कोई भी इंडस्ट्रिस्ट, कोई भी बंदा ये बोल दे कि परमजीत पम्मी ने 1 रुपए की भी कभी रिश्वत मांगी हो, 1 रुपए का भी कभी भ्रष्टाचार किया हो, कभी किसी से चाय कप का कप भी पिया हो, तो ये मेरे पिताजी की देन है। सर ये आप एक आइडियल हैं दूसरे लोगों के लिए जो अभी राइजिंग पॉलिटिशियंस है, जो अभी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। इस बात से मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग जो आपने किए जिस पर आप खुद प्राउड फील करते हैं और जिसने लोगों की लाइफ में रियल लाइफ डिफरेंस किया है, सिर्फ पेपर पे नहीं रियल लाइफ में भी उनके जिंदगियों में बदलाव आया। मेरे जो मैंने अचीवमेंट किया है, जब मैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता, तो सबसे पहले मैंने बद्दी के क्षेत्र में जो गुंडागर्दी थी, जो दहशतगर्दी थी, उसको हमने खत्म किया। मेरे समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में बद्दी क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी नहीं थी, कोई बदमाशी नहीं थी, कोई मतलब अवैध वसूली नहीं थी। आज का तो जो समय आ गया है, ये 2-3 साल के अंदर बद्दी के अंदर गैंगवार स्टार्ट हो गई है, जो कि सबके लिए चिंताजनक है। हमने 5 साल में विकास के नाम पे दून विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं रहा जहां विकास नहीं किया। बद्दी की सड़कें बहुत अच्छी थी। बद्दी का फंड के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय के होते थे, जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर जी, उनका भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग परमजीत पम्मी को मिला, जिसकी बदौलत बद्दी में दून विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में कम से कम 650 करोड़ रुपया इस दून विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुआ, जो आज तक का इतिहास है, उसके पहले नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। सर हमने ये भी देखा कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ का वो खर्चा हुआ, पहले किसी भी सरकार ने ऐसा किया नहीं। और जो भी आपने किया, आपका एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह पे, सिविल हॉस्पिटल्स पे, महिला पुलिस स्टेशन पे, और फिर जैसे अभी आपने कहा कि आप जो पहले के मुख्य पूर्व सीएम थे, आप उनको हमेशा चिट्ठियां लिखते थे, लोगों की बात उन वहाँ उनके तक पहुंचाते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे। और इसी में हमने देखा है कि आपको सभी लोगों से सपोर्ट मिला है, बहुत बहुमत से सपोर्ट मिला है। स्पेशली सर गुज्जर कम्युनिटी का आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। और तो इसी बात से कि आपने उनके लिए स्पेशली कौन से इश्यूज को सॉल्व किया उस कम्युनिटी के लिए। नो डाउट आपने सभी के लिए किया, बट स्पेशली गुज्जर कम्युनिटी के लिए जिसने आपका हमेशा से साथ दिया है। हमने तो वैसे सभी समाज को साथ लेके चले हैं। जब मैं 5 साल विधायक रहा, हमने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, या ये गुज्जर बरादरी से है, या ये राजपूत बरादरी से है, या ब्राह्मण बरादरी से है, या एससी बरादरी से है, या किसी और बरादरी से है। हमने सबको एक समान समझ के विकास किया, सबके लिए काम करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जो अपने लोग होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं सबका भला कर सकूं। मैं व्यक्तिगत काम लोगों को शायद कम किए होंगे, लेकिन जो पर्सनल काम वो कम किए होंगे, लेकिन जो सबके साझे काम थे उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं रखा और रिकॉर्ड तोड़ विकास किया। मैं अपना समाज जो होता है वो देखो सपोर्ट तो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर लेकिन मुझे सभी समाजों की, सभी समाज ने मुझे, सभी समाज के वर्ग के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और लेकिन 2022 का चुनाव जो आया, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने जो कांग्रेस के यहाँ से विधायक बने हैं, उन्होंने लोगों को झूठे वादे किए, लोगों को सपने दिखाए, लोगों को ये मतलब यहाँ तक बोल दिया कि हर घर में हम 50-50 हजार रुपया देंगे, हर घर में लेडीज को, महिला को 1500 रुपया देंगे। वो तो पूरे हिमाचल में बोला गया। और ओल्ड पेंशन का लोगों को बताया गया। लेकिन दून विधानसभा क्षेत्र में तो लोगों को सपने दिखा दिए कि हर घर के अंदर 20 से लेके 50 हजार रुपया तक हम हर घर में पत्ती लगवाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड था।
आज लोग उस बात को पछता रहे हैं। लोग पुराने समय को याद कर रहे हैं जो हमने विकास किया था, लेकिन लोग उसके बहकावे में आगे वो उन्होंने लोगों ने मुझे हरा दिया। लेकिन मैं उस समय से भी मैं घर पे नहीं बैठा, क्योंकि मैंने लोगों के साथ काम किया है, लोगों के साथ में लोगों के दुख सुख में जाता हूँ। और इसलिए लोग आज दोबारा परमजीत पम्मी को और भारतीय जनता पार्टी को याद कर रहे हैं। और सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप हमेशा से पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे 2022 के इलेक्शन के बाद भी, एक हफ्ते पहले ही आप ओमैक्स के लोगों के साथ रोड्स वगैरह के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सर, आपको इतनी मतलब हिम्मत, करेज आता कहाँ है कि आप लोगों के साथ लगे रहे, भले अभी एज अ पार्टी वर्कर, ताकि उनका वेलफेयर हो सके? ये लोगों का जो हमें प्यार करते हैं लोग, जो लोग हमें मतलब हौसला देते हैं, उनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और मैं लोगों के हर समय में सुबह 10 बजे 9:30 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर में एंटर करता हूँ, लेकिन लोगों के बीच में ही रहता हूँ। मैं 3 सवा 3 साल हम सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन 3 साल के अंदर हमने हर लोगों के दुख सुख में जाने की कोशिश की है। और लोगों का प्यार ही है जो हमें शक्ति देता है, लोगों का आशीर्वाद है जो हमें शक्ति देता है। और मैक्स की बात रही, मैक्स में जो लोग बड़े परेशान है, लोग सड़कों की बहुत बुरी दुर्दशा है। साई रोड के लिए भी जो सेंटर से अभी पैसा आया 8 करोड़ रुपया, वही केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। जो धर्मपुर से बाया मतलब के यूनिकेम चौक से होके बरोटी वाला रोड बन रहा है, वो भी अपने केंद्र की योजना थी, वर्ल्ड बैंक से मैं लेके आया था उसको। साई बरोटी वाला बद्दी साई रामशहर रोड, उसका तीसरा फेज जो चालू हो रहा है। तो जो काम हो रहे हैं वो केंद्र की सरकार से दिए हुए पैसों से ही हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हमने नाबार्ड से और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड सैंक्शन कराए थे, वही काम चले हुए। नया काम तो 3.25 साल के अंदर दून विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहीं हुआ। चाहे वो बद्दी के हॉस्पिटल की बात ले लो, चाहे बरोटी वाला हॉस्पिटल पीएससी की बात ले लो, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हमने सैंक्शन कराया था जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से। बद्दी हॉस्पिटल के लिए 11 करोड़ के करीब लगभग पैसा हमने सैंक्शन कराया था, जिसका काम लगभग लगभग चला हुआ है। लेकिन नया पैसा, नया काम कांग्रेस की सरकार में हिमाचल प्रदेश के अंदर, खास करके दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई पैसा नहीं लगा। कोई नई स्कीम ये माननीय विधायक जी लेके नहीं आ सके। कोई भी अपना पक्ष मुख्यमंत्री जी के पास ये नहीं रख सके। और इसलिए ही दून विधानसभा क्षेत्र में 3.25 साल में हमारे हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं, लोग बुरी तरह से त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों की दुर्दशा बहुत बुरी हालत है, गैंगवर बहुत बुरी तरह हाल है, हफ्ता वसूली जो हो रही है सबको पता कौन कौन हफ्ता वसूली कर रहा है, उद्योगपति परेशान है। दूसरे जो बाहर से लोग आए हैं जो काम करने के लिए, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ के बद्दी को कर्म भूमि बनाया, वो लोग बड़े परेशान है। उनकी सड़कों की बहुत बुरी हालत है, कॉलोनियों की बहुत बुरी दुर्दशा है। इसलिए कांग्रेस के राज में 3.25 साल में हर आदमी, हर वर्ग, हर क्षेत्र में परेशान ही परेशान है। तो सर, जैसे कि 2027 में हिमाचल के इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको लगता है कि लोग आपको वापस चुनेंगे आपकी श्रद्धा, दृढ़ निश्चय देखकर? देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा और दून विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता दोबारा परमजीत पम्मी को विधानसभा भेजेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी जनता जनार्दन सबसे बड़ी चीज होती है। लोग जो लोकतंत्र में सबसे बड़े जनता ही मतलब सबसे बड़ा निर्णय देती है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो 5 साल में 2017 से 2022 तक दून विधानसभा क्षेत्र को परमजीत पम्मी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आगे ले जाने की कोशिश की है। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश की सरकार को अगर कहीं से जाता है तो बीवीएन से जाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बीवीएन को सुंदर बनाएं, बीवीएन की सड़कों को चकाचौंध बनाएं। और जो बाहर से लोग अपने जन्मभूमि छोड़ कर कर्म भूमि में यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने बद्दी को आबाद किया है, बीवीएन को आगे लेके गए हैं, उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरे। सर, आपको क्या लगता है कि अभी बद्दी के लिए ऐसे कौन से 5 वो मेन इश्यूज है जिस पर लोग चाहते हैं कि आप उस पर काम करें, आप उस पर आवाज उठाएं, जो आपको लगता है कि 2027 के इलेक्शन के लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग की फैक्टर दे बद्दी के सकते जो हैं? 5 इश्यू मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बद्दी का, वो बहुत ही उसमें काम करने की जरूरत है। सड़कों की बहुत बुरी दुर्दशा है।
बद्दी में जो हफ्ता वसूली का काम चला है उसको, उसके बारे में बहुत कुछ सोचने की बात है। बद्दी में जो गैंगवार चली हुई है उसके बारे में बड़ी सोचने की बात है कि उस पर हम कैसे लगाम लगाया जा सके। बद्दी में जो बाहर से लोग आते हैं, जो मतलब के मैं कहूँगा जो बंगाल रोहिंग्या लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके ऊपर हम कैसे अंकुश लगाएं, वो भी हम इस बारे में सोचेंगे। और बद्दी को पोल्यूशन मुक्त कैसे करें, बद्दी को हरा भरा कैसे करें, ये सारे इशू हमारे मेरे दिमाग में है। और मैं चाहता हूँ कि बद्दी हमारा क्लीन बने, बद्दी हमारा साफ बने। जो हमारे बद्दी के लोग यहाँ से छोड़ के चंडीगढ़ वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं, वो लोग बद्दी में ही बसे और ये बद्दी एक सुंदर शहर बने। ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो इतने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बद्दी में ही रहें। ये हमें, मेरा एक मकसद है, मेरा एक लक्ष्य है कि हम सभी लोग इकट्ठे बद्दी में रहें और ये बद्दी पोल्यूशन मुक्त और हरा भरा रहे। सर, जैसे कि हमने देखा है कि हिमाचल के लिए जो 3 मेन फैक्टर्स होते हैं वो टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है और एक इंडस्ट्रीज है। तो हम इसको और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें बद्दी को पॉल्यूशन फ्री करना है। बिको क्योंकि आज के टाइम में बद्दी उन 10 शहरों की लिस्ट में आता है देश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो आपके टाइम में भी आपने कौन-सा काम किया था और आप फ्यूचर में भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और आपका जो करंट गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उस पर भी आपकी क्या राय है कि उन्होंने इस चीज़ पर कुछ किया है? क्योंकि दिन पर दिन हमारे पॉल्यूशन एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अब तो देश के टॉप 10 सिटीज में भी आ रही है। देखो, बद्दी में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी। हमें पोल्यूशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो कोई भी मतलब के जो यहाँ पे गंदी नालियां, उनको साफ करने की जरूरत है। जो गंदा पानी छोड़ रहे हैं, उन इंडस्ट्री पे भी हमें एक एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि वो रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं या जब बारिश पड़ती है तो उस समय छोड़ देते हैं। और बद्दी में जो हमारा पर्यटन है, हिमाचल सबसे बड़ा व्यवसाय है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार ने अब ये जो टूल टैक्स की पर्ची है, जो बाहर से गाड़ियां आएगी, वो सिर्फ पहले 40 रुपए की थी, उसके बाद 50 रुपए इन्होंने किए, 60 रुपए किए, 70 रुपए किए, अब इन्होंने 170 रुपए कर दिए, जो कि लोगों की कमर तोड़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जयराम ठाकुर जी से हमने पहले हिमाचल की गाड़ियों पे भी टैक्स लगता था, हमने रिक्वेस्ट की थी जयराम ठाकुर जी को, हमने वो टैक्स माफ कर दिया था। उसके बाद हमने 4 व्हीलर को भी माफ कर दिया था और पिकअप के लिए भी माफ कर दिया था और ऑटो के लिए भी माफ कर दिया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने, जो फाइनेंशियली स्थिति जिनकी बहुत खराब हो चुकी है अपनी वजह से, जो उन्होंने अपने खर्चे नहीं कम किए लेकिन लोगों पे बोझ लाद रहे हैं, लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं, सेस लगा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की सरकार ने इस पर्यटन नगरी को, हिमाचल को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार में पर्यटन के बारे में बहुत सी योजनाएं जयराम ठाकुर जी ने चलाई थी। ये टूल टैक्स की पर्ची माफ कर दी थी। हम तो चाहते थे कि टूल टैक्स जो है बाहर की गाड़ियों का भी माफ हो, क्योंकि अगर हिमाचल की गाड़ियों के ऊपर अगर हरियाणा में जाएंगे या पंजाब में जाएंगे, अगर वो टूल टैक्स लगाएंगे तो वैसे ही दुख हमें होता है जैसे उन लोगों को होता है जो बाहर से लोग आते हैं। तो पोल्यूशन के बारे में हमारी सरकार ने तो बहुत कोशिश की थी, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ से कांग्रेस की सरकार ने तो सिर्फ बद्दी क्षेत्र को एक लूटने का साधन बना लिया है कि यहाँ से जितना भी पैसा यहाँ से लूट के ले जाया जाए, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो नेता लोग हैं, इस बद्दी को एक खजाने के रूप में ही समझा है। यहाँ डेवलपमेंट की कोई काम नहीं किया और बद्दी को पोल्यूशन मुक्त बनाने में इन लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया। हमारी सरकार आएगी तो हम इसके बारे में जरूर मतलब के गौर करेंगे और सोचेंगे कि बद्दी को पोल्यूशन मुक्त कैसे करना है, बद्दी को क्लीन कैसे करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सर, हमने एक और चीज देखी है कि जो यहाँ की ऑपोजिशन है बद्दी दून विधानसभा क्षेत्र की, वो इलीगल माइनिंग गलत चीजों में वो पड़ी हुई है। तो अगर आप आते तो आप इसे कैसे रोकेंगे? नहीं, हमारी ओपोजिशन तो नहीं, कोई सत्ता पक्ष के लोग लगे हुए। हाँ जी। अलीगल माइनिंग में आज भी जितने भी लोग इन्वॉल्व है, उसमें सत्ता पक्ष के लोग, जो मुखिया लोग ही है, वही अलीगल माइनिंग करवा रहे हैं। और बद्दी का, बीबीएन का अगर सबसे बड़ा सत्यानाश किसी ने किया है तो इन्होंने माफिया ने किया, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो माइनिंग माफिया है, चाहे वो फॉरेस्ट माफिया है। मतलब इन लोगों ने अलीगल माइनिंग कर करके सत्यानाश कर दिया, नदियों नालों का बहुत बुरा हाल कर दिया। हमारे लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं,
पुलिस कोई ध्यान नहीं देती। जब इलीगल माइनिंग यहाँ जब हो रही है, वो प्रशासन की मिली भगत से हो रही है। और जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो इस इलीगल माइनिंग में शामिल है, और उनके सारे जो कार्यकर्ता है, ज्यादातर कार्यकर्ता है, वो लीगल माइनिंग कर रहे हैं। सबने टिप्पर ले रखे है, सबने जेसीबी ले रखी है। रात को 10 बजे के बाद माइनिंग लीगल माइनिंग शुरू होती है, सुबह 4 बजे तक चलती है। सारे लोग परेशान है, लेकिन इसमें प्रशासन, पुलिस, सब लोग मिले हुए। ओके। सर, आपको क्या लगता है कि बद्दी के 5 से अगले 5 सालों के लिए क्या ऐसी डेवलपमेंट करने की ज़रूरी है जिससे लोगों का वेलफेयर हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी अगले 5 साल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कांग्रेस से तंग आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास पिछले 5 साल में दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर किया था, बद्दी में किया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि अगले 5 साल में बद्दी में उससे भी डबल विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे जो जितना पैसा रेवेन्यू पिछले 5 साल, जितना पैसा विधायक निधि का हो चाहे दूसरा पैसा हो, डेवलपमेंट के लिए बद्दी में 2017 से 2022 में आया है, मैं दावे के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे उससे डबल पैसा बद्दी क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो कोई पानी की स्कीम है, चाहे वो मतलब दूसरी स्कीम में है, सब पे डबल से डबल पैसा खर्च किया जाएगा। सर, हमने एक और चीज़ देखी है कि आप बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, औरतों के लिए हमेशा से एक पैशनेट रहे कि उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, रोड वगैरह, आप इन चीज़ों में हमेशा रहे। तो आप इस चीज़ को कैसे इन द फ्यूचर भी मेंटेन करके रखेंगे ताकि उनका भी एक सपोर्ट आपको मिलता रहेगा? और जहाँ तक मैंने देखा है कि आपको हमेशा से सभी कम्युनिटीज़ का सपोर्ट मिला है। सर, एट द सेम टाइम मुझे एक और चीज़ वो हुई है कि मैंने इंटरव्यू लेने के पहले 2-3 लोगों से पूछा था। उन्होंने कहा कि आपके टाइम में बहुत डेवलपमेंट हुई बट आपने पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। नहीं, मेरे पे ये थोड़ा सा ब्लेम लगाया गया कि मैंने पहाड़ी के क्षेत्र में ध्यान दिया, लेकिन मैं ये आप हकीकत देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र भी हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमने वहां पे जो कार्यालय खोले हैं, चाहे आईपीएच का सब डिवीजन खोला है, पीडब्ल्यू का सब डिवीजन खोला है, उठाड़ को हमने तहसील बनाया था, चंडी में हमने एक कॉलेज दिया था, बीडीओ का ऑफिस हमने पट्टा में दिया था, और एक डिवीजन जो पीडब्ल्यू का वो पट्टा में दिया था, पटवार सर्कल खोले थे, सड़कें जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पट्टा से गोला चंडी रोड है, 26 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपया नबार्ड में मैंने उससे उनको दिया था, और 22 करोड़ के करीब हमने कुठाड़ से लेके भाटकी रामपुर रोड है जो उसको दिया था, 5 करोड़ रुपया हमने सुआ से लेके डकरियाना जो है फोगड़ा तक उसको दिया था। बहुत से पैसे अब और 10 करोड़ के करीब हमने जो अभी सेंक्शन होके आया है रोड, कैंची मोड़ कंढोल से लेके कैंथा चढ़ियार, वो हमने दिया था। लेकिन उसके साथ साथ प्लेन क्षेत्र में भी हमने गांव की कोई गलियां ऐसी नहीं रही जहां हमने टाइल नहीं लगाई, और कोई सड़कें ऐसी नहीं रही जहां हमने टायरिंग नहीं की। चाहे वो आप मानपुरा से वर्धमान रोड ले लो, 12 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल उस रोड के लिए डबल दिया था कि एनएच पे इसका रश कम हो सके, और इंडस्ट्री के लोग बाया नालागढ़ जिसने जाना मानपुरा होके जा सके। प्लेन क्षेत्र में भी बहुत पैसा खर्च किया। ये तो सिर्फ एक ओपोजिशन की चाल थी। ओपोजिशन वालों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है कि परमजीत पम्मी ने सारा पैसा पहाड़ी क्षेत्र में खर्च कर दिया, प्लेन क्षेत्र में नहीं किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने विधायक निधि का पैसा जो है था वो ज्यादा करके प्लेन क्षेत्र में नहीं किया, पहाड़ी क्षेत्र में किया। उसका कारण था कि हमें 2.5 करोड़ रुपया मिलता है 5 साल के, इसमें 1 साल के अंदर विधायक निधि, लेकिन हमने उसमें से 90% पैसा ऊपर खर्च किया। उसका कारण था कि हमें जयराम ठाकुर जी ने, जो हमारी अथॉरिटी है बीवीएनडीए, बद्दी बुरुट्टीवाड़ा नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको जयराम ठाकुर जी ने हमारे आग्रह पे, हमारे निवेदन पे 200 करोड़ रुपया 5 साल में दिया। 200 करोड़ रुपया जो आज तक के इतिहास है कभी किसी ने नहीं दिया। आज अभी भी मेरे 30-35 करोड़ रुपया 3 साल में कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस ने दिया है सिर्फ, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने हमें 200 करोड़ रुपया दिया। इसलिए सारा पैसा बीबीएनडी का जो पहाड़ी क्षेत्र में हम नहीं खर्च कर सकते, वो हमने प्लेन क्षेत्र में खर्च किया। ये तो एक ओपोजिशन ने मुद्दा बनाया था कि परमजीत पम्मी ने पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा विकास किया। हमने समान विकास किया, हमने बराबर विकास किया। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन। सर, जैसे आप लोगों से डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, डेली सभी उम्र वर्ग के लोगों से मिलते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े। आपको लगता है कि जो न्यू जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती है?
क्योंकि अगर वो पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट ले तो उनका फ्यूचर सही नहीं है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि नई जनरेशन राजनीति में आना चाहिए, पर राजनीति का मकसद ये होना चाहिए कि हमने लोक सेवा करनी है, ना कि हमने लोगों को लूटना है। जी। ये मकसद नहीं होना चाहिए। मैं तो सबको कहूंगा कि राजनीति में आए, लेकिन उद्देश्य ये लेके आए कि हम जनमानस की सेवा करें, जनता की सेवा करें। तो मेरा तो आग्रह रहेगा सभी नौजवान साथियों से कि राजनीति में आए, राजनीति में आके जनता की सेवा करें, क्योंकि युवा जो है इस देश का भविष्य है, फ्यूचर है। युवा राजनीति में आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद।